नमस्कार आप सभी को। आइए भूगोल की इस कक्षा में आप सबका मैं मानचित्र के माध्यम से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह मानचित्र अध्ययन आपके विषय के अंतर्गत जब आप भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान या समुद्र विज्ञान जैसे संकल्पनात्मक तथ्यों को पढ़ते हैं और याद करते हैं, तो उसे भी समझने में मानचित्र आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ जब हम भौगोलिक चिंतन में जाते हैं, अलग-अलग विद्वानों को पढ़ते हैं, अलग-अलग विचारधाराओं को, स्कूल को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी मानचित्र एक नज़रिया आपको देता है कि आखिर कोई भी चीज़ मस्तिष्क में कैसे उसका एक पिक्चर, उसकी एक तस्वीर छप जाए। साथ ही साथ जब आप आर्थिक भूगोल, भू-राजनीतिक भूगोल या जितने भी सांस्कृतिक भूगोल की या सेटलमेंट भूगोल की, इन सब की जो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उस दौर में कैसे मानचित्र के माध्यम से चीज़ों को क्लियर करके माइंड में सेट किया जा सके, उसी प्रयास में ये हिंदी माध्यम के आप सभी तमाम विद्यार्थियों के लिए खास करके हमने कोशिश की है। हालाँकि हमारी कोशिश होगी कि इंग्लिश में भी वो सारे शब्द, वो टर्म आपके सामने हों ताकि आप दोनों चीज़ों की जानकारी रख सकें कि कहीं से भी ये नहीं लगे कि इसका कैसे हम प्रोनंसिएशन करें, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकें अपने राइटिंग में। आप ध्यान रखें कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो फैक्चुअल तरीके से, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जनरल स्टडीज़ में, या फिर जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन के ज़रिए कुछ चीज़ों की व्याख्या करने में कितनी भूमिका होती है मानचित्र का, उन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रख कर के हमने ये वीडियो आप सबके लिए ये लेक्चर तैयार किया है। आइए सबसे पहले बड़े ही सिस्टमैटिकली हम चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने वर्ल्ड का ये मैप, विश्व के इस मानचित्र में आप देख रहे हैं कि एक एरिया बड़ा रेड कलर का किया हुआ है यहाँ पर, और बाकी विश्व के अलग जो देश हैं या महाद्वीप हैं उसको डार्क करके दिखाया गया है। फिलहाल आप ये समझिए कि जब हम दुनिया के मानचित्र को देखते हैं तो विश्व के मानचित्र को महाद्वीपों में बांटा गया है, और जब महाद्वीपों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा से लेकर के सबसे छोटे महाद्वीप का क्रम हमें जरूर याद रखना चाहिए, जो कि इससे पहले के लेक्चर में भी हमने समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे वहीं पर वापस चलने का। तो सबसे पहले आप इस लेक्चर में ये जानिए कि ये हमने जहां पर ये 1 नंबर लिखा है, यह 1 नंबर दरअसल एशिया महाद्वीप का है। जानते हैं कि क्षेत्रफल में नंबर 1 पे कौन सा है? एशिया है। फिर हम दूसरे नंबर पे आते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा महाद्वीप है। तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथे नंबर पे आएंगे तो साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आता है, जो कि चौथे नंबर पे है क्षेत्रफल के हिसाब से। पांचवें नंबर पे आएंगे तो नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा, आप लेके चलेंगे, सदर साउथ पोल पे है, उसको कवर किए हुए, तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। छठे नंबर पे आएंगे तो आप पहुंचिए यूरोप क्षेत्रफल के अनुसार। सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। अब ये सब आप लोगों को हो सकता है कि बहुत मामूली चीजें हैं तो पता भी होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जीरो लेवल से बेस लेवल से स्टार्ट करें। ये 7 महाद्वीपों के बीच बीच में चूंकि महासागरों की स्थिति है तो हम उनको भी ध्यान में रखते हुए फिर आगे आराम से बढ़ते हैं। आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले वाले में, हमने डिटेल्स में सिर्फ कॉन्टिनेंट और ओशन पे ही चर्चा की है। अब आइए देखिए, ये उत्तरी अमेरिका जो है, यह इसके पश्चिमी भाग में जब आते हैं तो यहाँ पर प्रशांत महासागर है, जिसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है। प्रशांत महासागर है। इसके पूर्वी भाग में आते हैं तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। फिर हम अफ्रीका के पूर्वी भाग में और अपने हिंदुस्तान के नीचे आते हैं तो हिंद महासागर है, जिसको इंडियन ओशन कहते हैं। फिर
यही पैसिफिक जब ग्लोब पे हम देखते हैं तो राउंड में आ जाता है, तो यहाँ पर भी ये प्रशांत या पैसिफिक ओशन की स्थिति बनती है। तो ये तो आपने मोटा मोटी 3 बड़े महासागरों की स्थिति देखा। इसके अलावा जब जाते हैं तो अंटार्कटिका को कवर किए हुए उसको अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है, लेकिन आप यहाँ पर दक्षिणी महासागर एटलस पे जब भी आप देखेंगे तो दक्षिणी महासागर लिखा होगा, तो ये चौथा महासागर है बड़े के रूप में अगर देखते हैं तो। और यहाँ पर आ जाते हैं तो आर्कटिक महासागर की स्थिति बनती है। अब आर्कटिक महासागर चूंकि नॉर्थ पोल के चारों तरफ आइस के फॉर्म में कहिए, बर्फ के फॉर्म में कहिए, वो महासागर है, घिरा हुआ है। जबकि साउथ पोल पे हम जाते हैं तो अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, तो वो महाद्वीप यानी लैंड पार्ट का एरिया बना हुआ है। अब हम जब महाद्वीप और महासागरों की स्थिति देखते हैं तो इसी में हमें आज का जो टॉपिक है कि हम इसमें से 1 बाय 1 करके कैसे कॉन्टिनेंट वाइज स्टडी करें, जिससे कि उस अध्ययन में आपको आसानी होगी, सहूलियत होगी एक एक तथ्यों को आप बारीकी से समझने में। तो इसके बाद हमारा जो मेन मकसद है कि हम उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट करें और उत्तरी अमेरिका के बारे में कैसे बारीकी से पढ़ सकें, इसीलिए हमने ये सब लिखा है। अब हम अगर देखें तो पूरे दुनिया में अगर इसको उत्तरी अमेरिका को कोई फाइंड आउट करने के लिए कहे आपसे कि आखिर उत्तरी अमेरिका कहाँ है, कौन से हेमिस्फीयर में, जैसे भारत की पहचान के लिए हमने बात की, आइए एक साथ इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो अगर हम यहां से एक लाइन खींचे, यहां से एक लाइन लेकर के चले तो ये देखिए पूरा पूरब का हिस्सा हो गया और यहां से पूरा पश्चिम का हिस्सा हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये पूरा हिस्सा ईस्ट है अभी के हिसाब से, और ये यहाँ का पूरा हिस्सा वेस्ट है। इधर से इधर पूरा ये वेस्ट है और इधर से इधर ये ईस्ट है। और यही 0 डिग्री की लाइन है जिसको कि ग्रीनविच टाइम भी जोन भी कहा जाता है, कि जो लंदन से क्रॉस करता है और ये पूरी दुनिया का समय निर्धारित करता है। तो जब हम ग्रीनविच लाइन के पश्चिम में देखते हैं तो अभी फिलहाल लगता है कि उत्तरी अमेरिका पश्चिमी देशांतरों के मध्य कहीं पर स्थित है, यानी कि अगर आधा गोला करें तो ये पश्चिमी गोलार्ध में हो गया। और इसी जगह पे अगर हम यहां से इक्वेटर की लाइन लेकर के चले, ये खींच दें, तो हम इसको कह देंगे ये उत्तरी गोलार्ध है, ये नीचे का सारा क्या है, साउथ है, और ऊपर का नॉर्थ है। तो ये कॉर्नर क्या हो जाएगा, इस कॉर्नर को आप कह सकते हैं कि सर ये कॉर्नर जो है ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आ रहा है, तो उत्तरी अमेरिका जो है उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, इसको कह सकते हैं। अब इसी जगह पे देखिए क्या भारत के साथ क्या डिफरेंस है। भारत की स्थिति देखें तो इस गोले में यहां पर है इंडिया की कंडीशन, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो भारत की स्थिति नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में है, और ये उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भाग में है। अब आप सोचिए कि भारत से और अमेरिका का सब कुछ उल्टा कैसे होगा, चाहे समय की बात हो, कल्चर की बात हो, या दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन का देखें तो एकदम से एक इधर है और बिल्कुल ही एक अपोजिट है। आइए हम उन सब पे बातचीत करेंगे। फिलहाल अमेरिका को आपने फाइंड आउट कर लिया कि अमेरिका कहां पर स्थित है। अब देखिए जब कभी भी हम किसी भी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि वह कंट्री वर्ल्ड में कौन से लोकेशन पे है, तो आपने ये देख लिया। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक्चुअल रूप अमेरिका का कैसा है उसको आइए देखते हैं। इस मैप पे आप देख रहे हैं तो अमेरिका का ये
मेन ढांचा है। इसको जानने के लिए आपको दो तीन चीजों को पहले समझने की जरूरत है। हम उसके लिए आपको एक चीज बताते हैं, यहीं पर थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ये एरिया जो नॉर्थ अमेरिका का है, अब हम इसी से मतलब रखेंगे तो बाकी चीजों को आप हटा सकते हैं। जब हम नॉर्थ अमेरिका के इस हिस्सा पे आते हैं तो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में देखिए, ये साउथ अमेरिका था, एक अपने आप में कॉन्टिनेंट है। इसकी चौहद्दी चारों तरफ की स्थिति भी जानना चाहेंगे जब, तो पूरब में देखते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक या उत्तर अटलांटिक महासागर है, इक्वेटर से ऊपर उत्तर हो गए। और यहां पर आते हैं तो उत्तरी प्रशांत या नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ पैसिफिक कह सकते हैं। और नॉर्थ वाले हिस्से में जब जाते हैं तो आर्कटिक ओशन की बात आती है, जो कि पूरे पोल के हिस्से को कवर किए हुए नॉर्थ पोल को। तो आप इसके चारों तरफ के एरिया को ओशन वाइज अभी यहां पर ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद एक ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम ये देखते हैं कि जैसे इंडिया में 82.5 डिग्री भारत का समय निर्धारण करने वाली रेखाएं हैं, तो कोई ना कोई लैटिट्यूड हो, लॉन्गिट्यूड हो या लैटिट्यूड हो, जो इसको पहचान देता हो कि आखिर में कहां पर इसका लोकेशन है। तो उस कंडीशन में यहां से भी कहा जाता है कि एक मेजरली 90 डिग्री का लॉन्गिट्यूड एक बीचों बीच इसके लगभग करीब करीब क्रॉस करता है, जिससे कि वहां के समय को और वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं या टाइम निर्धारित किया जाता है। तो ये सब चीजें आप नॉर्थ अमेरिका के बारे में साधारण तौर पे समझते हैं। अब धीरे धीरे हम इस बेसिक बातों से लेकर के गहनता की तरफ जब बढ़ते हैं तो उत्तरी अमेरिका चूंकि एक महाद्वीप है और महाद्वीप के अंदर कई सारे देश होते हैं, तो उन देशों की क्या स्थिति है, उनके क्या क्या अपनी खासियत है, उनके कैपिटल्स को आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि जनरल कंपटीशन में भी और कैपिटल चूंकि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कई सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, तो वो सब कैपिटल में या कहा जाए कि मेन सिटी में होता है, तो वो हमें अगर याद रहता है तो आसान होता है वहां पर समझने में। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में हम इसके कंट्री को देखते हैं। आमतौर पर यही माना जाता है कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें 23 देश हैं, 23 कंट्रीज हैं। अब 23 देश हैं तो 23 देश मेनलैंड पे दिखेगा नहीं, मेनलैंड पे आपको 10 कंट्री दिखेंगे, उसके बाद कुछ आइलैंड पर कंट्री लगभग 13। तो उन सभी कंट्री को आइलैंड के हिसाब से महत्वपूर्ण माना जाता है, आइलैंड कंट्री को, कि खासियत कुछ होगी उसकी अपनी आइलैंड के फॉर्म में, वहां कोई नेचुरल एक्टिविटी कुछ ऐसी हो रही होगी। उन सब को भी कुछ बारीकियों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम मेन लैंड पे देखते हैं कि कौन कौन से कंट्री है। तो सबसे पहले ऊपर में देखिए ये कनाडा। कनाडा आप जानते हैं कि हमारे देश से जो खास करके पंजाब प्रांत के लोग हैं बड़ी संख्या में वहां पर रहते हैं, और इंडिया के ही नहीं एशिया के कई हिस्सों से लोग वहां पर बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेटेड रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर कई तरह के कल्चर डेवलप हैं। तो कनाडा आप जान लीजिए एक मिड लैटिट्यूड कंट्री में कह सकते हैं, और जो कि हाई लैटिट्यूड तक फैला हुआ है, मिड से हाई तक, और काफी कोल्ड इन्वायरमेंट के लिए जाना जाता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जब जलवायु दशा इनकी देखते हैं तो ठंडा क्षेत्र है, और एग्रो बेस्ड इकोनॉमी कहा जाए, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, और साथ ही साथ जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो संघीय ढांचा है वो भारत से सेम टू सेम मिलता जुलता है। हम ये पढ़ते हैं कि भारत ने अपनी जो संघीय जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से लिया है, तो वो कनाडा से लिया है। आइए, तो ये कनाडा हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए उसके नीचे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी, इसकी कैपिटल ओटावा है कनाडा की। और वाशिंगटन डीसी आप जान रहे हैं 1776 में जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उस दौरान वाशिंगटन
लीड कर रहे थे अमेरिका की तरफ से, और इधर से कॉर्नवालिस था ब्रिटेन का जो गवर्नर वहां जो गया हुआ था। फाइनली वाशिंगटन की सेना कॉर्नवालिस की सेना को पराजित करता है, और फिर 1776 का जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है वह 1781 तक फाइनल होता है वहां पर। तो ये फिर आजाद होता है, किससे? ब्रिटेन से। वो गया हर जगह है। अब उसकी पूरी कहानी है कि कैसे क्या होता है, हम लोग आयर के सेक्शन में जब पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को जोड़ करके, तब वहां पर ये चीजें और क्लियर से समझते हैं। यहाँ बस ये जान लीजिए वाशिंगटन डीसी उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे वाशिंगटन डीसी है, ये कैपिटल है इसकी, और एक स्टेट का नाम भी वाशिंगटन है जो इस कॉर्नर पे है बिल्कुल ही। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, ये डीसी जरूर ध्यान रखिए। आइए उसके बाद आते हैं मैक्सिको। मैक्सिको सिटी उसकी कैपिटल है, और मैक्सिको जो कि यह एरिया माया संस्कृति जानते हैं, एक माया कैलेंडर आया था 2012 में, भविष्यवाणी किया था कि दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो माया कल्चर जो कि प्राचीन संस्कृति है, जो कि जादू टोना भूत पिचास इन सब में विश्वास रखता है, खूब चलता है यहाँ पे। और अभी हाल ही में एक मूवी आई थी कुछ डंकी करके, है ना, शाहरुख खान का, उसमें दिखाया है कि कैसे मैक्सिको के रास्ते जो है अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश कराया जाता है अलग अलग डीलर्स या दलालों के द्वारा, और उसमें भारतीयों की जान कैसे जाती है, अभी हाल में भी न्यूज में रहा। यही मैक्सिको है। इन दोनों के बीच का बॉर्डर आप देखना चाहेंगे तो आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए पिक्चर में, शानदार बॉर्डर है, आर पार देख सकते हैं एक दूसरे को। और वहीं पे कहा जाता है कि कुछ पैसों और तरीकों से लोग आर पार करवा लेते हैं अपने अवैध तरीके से। आइए फिर आता है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला सिटी इसकी कैपिटल है। उसके नीचे देखिए ये एल सल्वाडोर, इसकी कैपिटल सान सल्वाडोर है। तो इसको ध्यान रखिए, ग्वाटेमाला यहां पे लिख दे रहा हूं, ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला सिटी इसकी कैपिटल हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर एल सल्वाडोर सान सल्वाडोर आ गया। ऊपर में एक बेलीज कंट्री है, तो बेलीज कंट्री की कैपिटल है बेल्मोपान, है ना। तो बेलीज बेल्मोपान ऐसे करके ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद है बेलीज के बाद आते हैं तो होंडुरस है। होंडुरस तेगुसिगल्पा, है ना, जब हार्ड रस आए तो तेजी से निकलने की कोशिश करें, तेगुसिगल्पा। उसके बाद आ जाता है निकारागुआ, मनागुआ। उसके बाद आ गया कोस्टारिका, सेंट जॉन्स, और फिर आ गया पनामा और पनामा सिटी। ये मेन लैंड पे 10 कंट्री हैं। इसको अलग अलग तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आप मैक्सिको तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ग्वाटेमाला है और नीचे एल सल्वाडोर, ऊपर बेलीज है ना। तो इसका नाम थोड़ा बिगाड़ेंगे तो यहाँ सल्वा, यहाँ पे बेलीज ब्लाउज, तो सल्वार बेलीज ऐसे करके याद रखेंगे। उसके बाद होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा है। तो आप होंडुरस देखिए एच से है, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। अब इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, हाउस से निकलकर सीपी चलो, हाउस से निकलकर सीपी चलो। भाई दिल्ली में वैसे भी, या हॉस्टल से निकलो और सीपी की तरफ चलो, घूम के आ जाओ। एच से हॉस्टल, एस से होंडुरस, निकलकर निकारागुआ, सी पी कोस्टारिका, सी पनामा, पी, ऐसे करके आप ऐसे सीरीज में यहाँ के कंट्री को याद रख सकते हैं। अब इसके आगे चूंकि बहुत सारे कंट्री आइलैंड पे बसे हुए हैं, और इसको दुनिया का सबसे बड़ा जो बैरियर होता है किसी सी में, किसी ओशन के अंदर आइलैंड्स का, वो हम आगे देखने जा रहे हैं कि कैसे आपको इतने सारे आइलैंड एक साथ दिख रहे हैं। और हेडिंग में लिखा हुआ कैरिबियन द्वीप। कैरिबियन सी जो है उत्तरी अटलांटिक का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बहुत सारे आइलैंड हैं, और माना जाता है कि जैसे आइलैंड का गुच्छा हो। और यही वजह है कि जब हम मिड ओशनिक रीज के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे फिशर इरप्शन के द्वारा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो उन जो दरारी उद्भेदन, आप लोग कहेंगे सर इंग्लिश में बोल दिए, दरारी उद्भेदन के द्वारा जो जलवायु गतिविधियां होती हैं,
उन गतिविधियों में कैसे मैग्मा आकर के और सरफेस पे यानी कि सागर तल के सागर नीतल के ऊपर फैल जाता है और फिर जब वो धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है और जल से ऊपर आ जाता है सागर तल के ऊपर और कई आइलैंड और कई तरह के अलग अलग भूदृश्य के रूप में सामने आता है, वो पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि देसी भाषा में कहें तो पूरा खौलते हुए कढ़ाई में या चाशनी में कहिए कि ये सब जलेबी रखा हुआ है, अलग अलग शेप एंड साइज। कहाँ पर? कैरेबियन सी में। जलेबी देख के मुंह में पानी नहीं आना है। आइए ये याद भी करना है, थोड़ा तीखा भी लगेगा। ये हमने यूएसए का ये फ्लोरिडा वाला हिस्सा है जो कि यहाँ पे ला करके हमने एंड किया है और फ्लोरिडा के बाद ही शुरू होता है कैरेबियन सी का हिस्सा। हम उस पर भी देखेंगे बारीकी से। आइए अब इस पे देखते हैं कि कौन कौन सा कंट्री बसा हुआ है, कुछ की खासियत होंगी अलग अलग। तो सबसे पहले यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में आते हैं तो एक बरमुडा कंट्री है जो कि सार्गेसो सी के पास है और माना जाता है कि बड़े ही टफ, बड़े ही खतरनाक एरियाज के रूप में यह जाना जाता है। लेकिन सार्गेसो सी जो कि जान रहे हैं एक ऐसा सी, एक ऐसा सागर, सार्गेसो सागर जो चारों तरफ सागर से ही घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ है सागर। तो सार्गेसो सी के पास ही बरमुडा स्थित है, इसको याद रखिएगा। कैपिटल इसकी हैमिल्टन है ना। हैमिल्टन याद नहीं रहे तो मिल्टन याद रखिए, पानी का बोतल है ना, कुकर, कुछ भी याद रख लीजिए। आइए उसके बाद उसके जस्ट नीचे आते हैं। देखो एक का नाम तो बरमुडा है, मतलब उसका मूड ऐसे ही बड़ा बड़ा रहता है। दूसरा है बहामास, बदमाश आ गया। बदमाश का तो हर बदमाश का नाश होता है, नसाओ, डोनाल्ड ट्रंप। बहमास नसाओ, है ना, इंटरेस्टिंग है। दो तो आपको आइलैंड मजे से आ गया। जैसे क्यूबा का नाम लेते हैं, एक ऐसा कम्युनिस्ट, एक ऐसा साम्यवादी देश जो कि अमेरिका के नाक के आगे खड़ा है और वर्षों से रशिया दादा के साथ ये पावर में बना हुआ रहता है। सब लोग जानते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा का मिसाइल संकट। भारत इधर 1962 में चीन के साथ संकट झेल रहा था, क्यूबा भी अमेरिका के नाक में दम किए हुए थे। बहुत धमकी के बाद भी ये भी अड़ा रहा और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, कई बार आईआर में ये यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है यहाँ से। इसकी कैपिटल हवाना है क्यूबा का, ठीक है। उसके बाद ये जमैका, जमैका किंगस्टन इसकी कैपिटल है और इसी जमैका से उसेन बोल्ट का नाम सुने होंगे, बड़ी तेज धावक है, दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड में दौड़ने वाले लोगों में, तो उसके नाम से जाना था। ये आइलैंड बड़े खतरनाक है। अभी हम जब बताएंगे कि वेस्ट इंडीज का हिस्सा ये सब कैसे है और किस तरह से वर्ल्ड कप भी जीत के लेके चले जाते हैं अगर पावर में ये ठान लेते हैं तो, अपने अभाव के बावजूद। उसके बाद एक आइलैंड जो सबसे बड़ा आइलैंड है कैरेबियन का, वो ये आइलैंड जिसपे दो कंट्री बसा हुआ, एक डोमिनिकन रिपब्लिक और एक हैती। हैती जिसकी की कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस है और डोमिनिकन रिपब्लिक जिसकी की कैपिटल सेंटो डोमिंगो है। ये दोनों थोड़े से अपने खुशनुमा क्लाइमेटिक कंडीशन, ये कोस्टल एरिया जिसके हैं, काफी बढ़िया बीच है, यहाँ पर घूमने का एक बढ़िया जगह माना जाता है। बस यही है, रोज वर्षा होनी है, ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्योंकि ये 0 से 30 डिग्री के बीच का हिस्सा है, तो थोड़ा उसमें ध्यान रखना है। यहीं से एंटिलिस करेंट जो है चलती है, जिसको कि हम मैक्सिकन की खाड़ी में गल्फ स्ट्रीम के रूप में, फ्लोरिडा के रूप में आगे बढ़ता है, तो उसकी एक ब्रांच यहीं से गुजरती है एंटिलिस करेंट की, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं तो अगला है प्यूर्टो रिको, बहुत खूबसूरत देश, सैन जुआन इसकी कैपिटल है। फिर है सेंट किट्स नेविस, किड्स मतलब वही छोटे छोटे बच्चे जो मान लीजिए किड्स हैं। ये बिस्तरे देख रहे हैं, बार बार बिगाड़ देते हैं, बस तेरे, सेंट किट्स नेविस बस तेरे, प्यूर्टो रिको, सैन जुआन। आइए उसके बाद हम आते हैं एंटीगुआ एंड बरबुडा। ये यही एंटीगुआ बरमुडा जिसका कैपिटल भी सेंट जॉन ही है, और हमारे देश से एक भागे हुए व्यक्ति थे नीरव मोदी, इन्हीं सब आइलैंड पे वो घूमता रहा, घुमाता रहा इंटरपोल को, भारतीय जो हमारी जांच एजेंसी थी उसको भी। फाइनली वो जाकर के बर्बाडोस में वैसे भी पकड़े जाते हैं। तो एंटीगुआ और बरबुडा से होते हुए आप पहुंच जाइए। तो एंटीगुआ जो है और बरबुडा ये जाना जाता है अपने गुलाबी रेत के लिए। इसके बालू जो होंगे ना वो पिंक कलर का होता है और काफी खूबसूरत देखने में लगता है। कई बार आप लोग
अलग अलग जो वीडियो या क्लिप देखते हैं जब भी, तो वहां पे दिखाता है शॉर्ट्स में कि आखिर ये इतना पिंक कलर का स्टोन या बालू कैसे हो सकता है, वो यही जगह है। डोमिनिका एक है, रोसेयू इसकी कैपिटल है। ये सब जगहों पे आपको ध्यान रखना कि वोल्केनिक कंडीशन बड़े लेवल पे है तो गर्म जल के स्रोत होंगे, है ना, मतलब जल का वाटर स्प्रिंग निकलता हुआ मिलेगा। मार्टिनिक आइलैंड जो कि फेमस है, बड़े खतरनाक, किसके लिए? वोल्केनो के लिए, ज्वालामुखी के लिए। आप जब भी पढ़ेंगे पिलियन टाइप के ज्वालामुखी, तो उसमें इस आइलैंड का नाम भी आता है जहां पर अध्ययन किया गया था। बड़ी तेजी से पिचकारी मारने वाला ज्वालामुखी, यानी उसका क्रेटर जो है बिल्कुल सेंटर केंद्र से ऊपर की तरफ मैग्मा को फेंकता है। अब इसके बाद सेंट लूसिया एक आइलैंड है जिसकी कैपिटल कोस्टाइस है। फिर बारबाडोस है जिसका ब्रिज टाउन है। एक सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडेंस है जिसका कि किंगस्टोन इसकी कैपिटल है। एक ग्रेनेडा, ये भी बहुत फेमस है ग्रेनेडा, सेंट जॉर्ज इसकी है। यहाँ पर भी काफी इसका कोस्टल एरिया और वोल्केनो के लिए जाना जाता है। और सबसे लास्ट में आते हैं, बारबाडोस हमने बता दिया ब्रिज टाउन। ट्रिनिडाद टोबैगो, ये त्रिनिडाद टोबैगो जो है पोर्ट ऑफ स्पेन जिसकी कैपिटल है, ये जाना जाता है ऐसे पूर्वी कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए, जो कि बिहार, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में पाया जाता है। कहा जाता है कि भोजपुरी गाना रिलीज होता है तो देश से बाहर अगर 2-3 जगह बजता है तो मॉरिशस पे पहले और उसके बाद ये ट्रिनिडाद टोबैगो, ये बहुत फेमस जगह है। अब इस जगह पे इन सब आइलैंड के ग्रुप को मिलाकर के ही वेस्ट इंडीज कहा जाता है। और वेस्ट इंडीज अपने आप में कुछ नहीं, यह एरिया कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर, इंडियन लोगों से प्रभावित है। पुरानी संस्कृति यहाँ पर बसती है। साथ ही साथ बड़े कर्मठ लोग होते हैं। क्रिकेटर का नाम देखेंगे तो श्रवण कुमार, कुमार लक्ष्मण, इसी टाइप से नाम होगा। तो भारत से कहीं ना कहीं इसका संबंध है, खास करके पूर्वांचल और बिहार में इसका, इनके जो पूर्वज हैं उनका बसाव देखने को मिलता है। ये सारी जो आपने 10 मेनलैंड पे देखे, उसके बाद ये आइलैंड पे, ये सब उत्तरी अमेरिका का ही माना जाता है। लोकेशन बाय जैसे हम और कैटेगराइज करते हैं, तो चूंकि नॉर्थ अमेरिका को एंग्लो अमेरिका भी कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजी का प्रभुत्व रहा। दूसरी चीज कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये कैरेबियन सी, तो ऐसी स्थिति में इसको सेंट्रल अमेरिका या मध्य अमेरिकी क्षेत्र भी कहा जाता है। और माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो कैरेबियन आइलैंड या पश्चिमी द्वीप समूह भी इसको रख सकते हैं, और वेस्ट इंडीज के रूप में भी ये जाना जाता है। तो जितने नाम चाहें, कुछ भी पूछेगा, ये एरिया आप समझ लेना कि क्वेश्चन का भंडार है। ये एरिया, और एक मैं ले चलूंगा ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में, पैसिफिक का, वो पूरा जोन आइलैंड से भरा हुआ है, जहां पे फिजी, वानुआतू, तुवालू, ये सब जितने भी हैं वहां पर। ये हम सिर्फ अभी उत्तरी अमेरिका के देशों पर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले मेनलैंड पे बात की और उसके बाद हमने आइलैंड पे जितने भी कंट्री बसे हुए थे उस पे बात की। अब नेक्स्ट में हम बारी बारी से कोशिश करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के आसपास और भी कोई महत्वपूर्ण लोकेशन है जो महत्वपूर्ण है इम्तिहान के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ अगर वो एग्जाम में मिलाने के लिए देता है या इतने सारे वर्ड देकर के मैप पे प्रदर्शन करने के लिए, दर्शाने के लिए देता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकें। तो आइए फिर से हम पहुंच रहे हैं अब अमेरिका का एक आपको साफ सुथरा मैप यहाँ पर है, कुछ भी इसमें डला हुआ नहीं है। हम कोशिश करेंगे इसके कुछ कुछ हिस्सों को आप समझें। तो जब भी आप उत्तरी अमेरिका को पढ़ने जाए तो ऐसे ही सिस्टम लें, वर्ल्ड में से अमेरिका को निकालें, फिर अमेरिका के चारों तरफ की कंडीशन को देखें। अब उसके बाद जब हम उसके फिजिकल लोकेशन की तरफ आए, कंट्री को देखने के बाद, तो ऐसी इसके चारों तरफ की स्थिति को पहले समझें, ये ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, ये एरिया पैसिफिक का है, प्रशांत महासागर का है, और पैसिफिक में भी उत्तरी प्रशांत महासागर का है, तो नॉर्थ पैसिफिक आप ध्यान रखेंगे। ये एरिया नॉर्थ अटलांटिक का है, यानी उत्तरी अटलांटिक का है, तो ये भी ध्यान रखना है।
इधर चूंकि साउथ में इसके साउथ अमेरिका है, और ऊपर वाले हिस्से में ये आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक महासागर। क्लियर है ये। अब आते हैं एक एक करके, इसमें हम देखते हैं कि हम सबके लिए कौन सा लोकेशन महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये आप जो क्यूराइल आइलैंड जो ग्रुप्स देख रहे हैं, ये एल्यूशियन आइलैंड ग्रुप्स, और ऊपर से क्यूराइल आता है, तो इसको हम लोग इस जगह पे यहां से शुरू करते हैं। बेरिंग सी या बेरिंग सागर नाम का ये जगह है, और इसके ऊपर जब हम यूएस की तरफ जाते हैं, यूएसएसआर मतलब रशिया की तरफ जाते हैं, तो यहां पर चुक्सी सी होता है ऊपर में, चुक्सी सागर। लेकिन यहां से हम सीरीज में चलते हैं जब, तो बेरिंग सागर के बाद आता है बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जलसंधि। जलसंधि आप समझ लीजिए कि बेसिक मैप वाले आप वीडियो में देखेंगे तो वहां हमने बताया है, जलसंधि दो लार्ज बॉडी जो वाटर बॉडी है उसको जोड़ने वाला एक नैरो एरिया नेचुरली जो डेवलप हो। तो दो बड़े जलीय क्षेत्र को, चाहे वो महासागर हो या सागर हो, उसको जोड़ने वाला एक सकरा जलीय भाग जो उसकी तुलना में बहुत छोटा हो, लेकिन छोटे में भी हमारे लिए बहुत बड़ा हो, बट प्राकृतिक रूप से बना हुआ, उसको जलसंधि बोलते हैं। तो यहाँ पर बेरिंग सागर के बाद हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे, आप लोग एटलस निकाल सकते हैं इसको देखने के लिए, उत्तरी अमेरिका का मैप, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस सबसे परफेक्ट मेरे हिसाब से अब तक रहा है, बाकी आप कुछ भी देखते हैं। बेरिंग सागर के बाद बेरिंग जलसंधि आया, और फिर उसके आगे वाले हिस्से में ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट, ये ब्यूफोर्ट सागर, ये ब्यूफोर्ट है, आप देखेंगे मिल जाए। तो ये एरिया दोनों को जोड़ा कौन, बेरिंग जलसंधि। ठीक है, इसके आगे आप बढ़ते हैं तो ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड का एक ग्रुप है, आप कुछ नहीं इसमें से ऐसे पकड़ लीजिए, और ये है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड ग्रुप, याद रखिए, है ना, 1858 का वो एक्ट, महारानी का भाषण, क्वीन विक्टोरिया, तो उसी लंदन के कौन आ गए, क्वीन एलिजाबेथ, नाम उसी का है, क्वीन एलिजाबेथ, कहाँ की, महारानी, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, एलिजाबेथ आइलैंड है, द्वीप समूह है। तो इतना ही याद रखना, इसी क्वीन एलिजाबेथ जो आइलैंड या द्वीप समूह है, इसी के बीच में जो है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की स्थिति, यहां पर आपको एन लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके ऊपरी हिस्से में जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आइलैंड का, ये एल्स मरे आइलैंड, एल्स मरे, और ये आइलैंड जो देख रहे हैं दुनिया का ये सबसे बड़े आइलैंड के रूप में, ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पे हमारा एक वीडियो इस पे भी रहा है, जिसमें कि अमेरिका अभी उसको अपने कब्जे में लेने की बात करता है। यह अभी डेनमार्क गणराज्य के अधीन है, और डेनमार्क के ही यहाँ पर लोग रहते हैं, और साथ साथ उसी के द्वारा इसका संचालन होता है शुरू से। क्योंकि यूएसए के नजदीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि ग्रीनलैंड क्यों ना हमारा हिस्सा हो जाए स्ट्रेटेजिक प्लान के हिसाब से। बहरहाल उसमें हम लोग चर्चा करेंगे आईआर के सेक्शन में। अभी जान लीजिए कि ग्रीनलैंड आइलैंड है यहाँ पर। अब इस ग्रीनलैंड आइलैंड के जस्ट नीचे एक और ये फैला हुआ आइलैंड है, जिसको कि बैफिन द्वीप कहा जाता है, बैफिन द्वीप या बैफिन आइलैंड। ये आइलैंड सब 4 आइलैंड महत्वपूर्ण क्लियर हो गया यहाँ पर। और इसी जगह पे अब हम चलते हैं पानी वाले हिस्से से, ये एरिया बैफिन बे है, बैफिन की खाड़ी, बैफिन बे या बैफिन की खाड़ी, याद रखिए। और बैफिन बे से जब आप बाहर निकलेंगे
तो निकलने का ये रास्ता है यहाँ पर डेविस स्ट्रेट, फिर आ गया डेविस जल संधि, डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट। उसके बाहर निकलने के बाद आपको खुलेआम यहां पर मिल जाएगा लेब्राडोर सी या सागर। क्लियर है? तो ये लेब्राडोर सागर जो है ये पूरा पानी वाला हिस्सा है। इसके अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक हडसन जल संधि है, हडसन स्टेट है, जिसके द्वारा आप कहाँ एंट्री कर पाते हैं? हडसन की खाड़ी में। तो हडसन की खाड़ी या हडसन बे किसके द्वारा गए? हडसन स्टेट, हडसन जल संधि, इसके माध्यम से आप यहां पर गए। अब जब आप इस एरिया को देख लेते हैं तो फिर बाहर निकल करके आप वन बाय वन पहुंचते कहां? ये आइलैंड, ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, न्यू फाउंड लैंड। अब नाम चूंकि देखो इंग्लिश में ही है न्यू फाउंडलैंड, तो वो तो याद रखना ही होगा। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड फेमस किस लिए है? तो यहाँ पर ग्रैंड बैंक नाम का एक बैंक है, एक इसका आइलैंड है, जो कि दुनिया में फिशरी इंडस्ट्री के लिए, मछली उत्पादन के लिए, मत्स्य उद्योग के लिए बहुत फेमस है। दुनिया के दो अगर जो सबसे बड़े मछली उत्पादक क्षेत्र हैं तो यहाँ पर अटलांटिक ओशन में न्यू फाउंडलैंड तट का एक ग्रैंड बैंक, और फिर हम जाते हैं तो इंग्लिश चैनल के आगे जाते हैं तो यूरोप में डॉगर बैंक, ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक दोनों फेमस। अब उसके बाद हम नीचे उतरेंगे धीरे धीरे सीरीज में। ये है नवा स्कोटिया, नवा स्कोटिया बहुत फेमस है यहाँ का आइलैंड। जब न्यू इंग्लैंड रीजन जो है यहाँ का बसाया जा रहा था, ये मेजर रोल प्ले किया था इस जगह पे, यहाँ से लेकर के ब्रिटेन तक का रास्ता बनाने। फिर आ जाते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग आइलैंड है, लॉन्ग द्वीप है। लॉन्ग द्वीप के पास ही वाशिंगटन डीसी, आपने कैपिटल देखा है, वो बसा हुआ वहीं पर। जब आप अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं तो बोस्टन टी पार्टी पढ़ते हैं, सब इसी कोस्ट पे किनारे पे, बोस्टन, फिलाडेल्फिया सब मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक केप निकला हुआ है, केप हैटरस, केप हैटरस। और केप हैटरस बहुत फेमस, केप मतलब नुकीला भाग जो कि पानी की तरफ निकला हुआ है, और 3 साइड वो भी वाटर कवर होता है, छोटा हिस्सा होता है। अब यहाँ पे आ गए तो ये आ गया आपका फ्लोरिडा, जिसको कि पेनिनसुला ऑफ फ्लोरिडा कहा जाता है। यह अमेरिका का केप कैनरेबल जो है वो यहीं पर स्थित है, फ्लोरिडा पे। केप कैनरेबल, ठीक है। तो आप सुरक्षा जो एजेंसी है उसके मूल रूप से या स्पेस से जुड़े हुए काम करने के लिए वो सब यहीं से अमेरिका करता है। इस जगह पे हमने आइलैंड पे चूंकि चर्चा कर दी है, तो यहीं पे इधर बहमास आइलैंड है। इस एरिया में देखेंगे तो यहाँ पर सारगैसो सी है, सारगैसो सागर, जो मछली के लिए बहुत बढ़िया घास लेके आती है ये। और इस जगह पे आइलैंड था हैमिल्टन, जिसकी कैपिटल थी बर्मुडा, और बर्मुडा के इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर ये बहमास है। बहमास के बाद हम फ्लोरिडा स्टेट से पहुंच जाते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो ये मैक्सिको जो है की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ये आपको याद रखना है, बहुत फेमस है दुनिया में। जितने भी गल्फ हैं उसमें इसकी अपनी एक अलग पहचान है, सबसे ज्यादा गर्म जलधाराओं को और वार्म जो ओशनिक करंट है उसको क्रिएट करने में। यहाँ से युकाटन चैनल से हम पहुंच गए कहाँ? कैरेबियन सी में। युकाटन चैनल आप सभी लोग मैप निकाल करके इसको देखते जाएंगे सीरीज में, तो ये साथ के साथ याद हो जाएगा, अदरवाइज युकाटन चैनल नहीं तो वर्ड मीनिंग बन के रह जाएगा। कैरेबियन सागर,
और इसी कैरेबियन सागर के हमने अभी सारे आइलैंड के बारे में पीछे चर्चा की थी, वो यहीं पर लोकेटेड है। क्लियर है? अब यहां से आप सीधा यहां से पनामा कैनाल से होकर के अब अटलांटिक से आप पैसिफिक में जाने का मार्ग ढूंढ लीजिए। तो पनामा कैनाल जो है, ये पनामा कहा जाता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम पर बेस्ड है ये। जब भी कभी आप इससे जुड़े हुए कोई वीडियो देखते हैं तो आप देखेंगे कैसे वाटर को वहां रोका जाता है, फिर सी लेवल के कभी इक्वल कभी डाउन करके और शिप को बारी बारी से यहाँ से जाने दिया जाता है। इस साइड के किनारे पर देखें तो ये गल्फ ऑफ पनामा हो जाएगा। तो पनामा नहर, पनामा कैनाल और फिर पनामा की खाड़ी, गल्फ ऑफ पनामा। इसके बाद यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर कोरोना डे या कोरोनाडो बे कहा जाता है। और फिर पहुंच जाते हैं तो रास्ते में मिलता है ग्वाटेमाला ट्रेंच। ये सब आपके एटलस पे ट्रेंच है। ये ग्वाटेमाला की खाई कहो या गर्त कहो, ये सब यहाँ पर मिलेगा। अब यहां से किनारे होते हुए जब ट्रेस करते हैं ना, देखो ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो ये जो हिस्सा है वाटर वाला, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और ये जो निकला हुआ ये धनुष की तरह है वो एक डंडा, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया पेनिनसुला, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। और ये हो गया कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखें एक साथ, आप जितना इनलार्ज करके इसको देख सकते हैं। अब हम करीब करीब टारगेट पे पहुंचे हुए हैं। आप ये सोच लीजिए कि यहां से बड़ा सा शिप लेकर के कोई चला है ना, इस पे जितना मंजिल कहिए हम बना दे रहे हैं बिल्डिंग आपको, जितने में आप खुश रहें। ये लीजिए, ये बड़ा सा शिप लेके चले और जा रहे हैं तो कैसे कैसे घूमते हुए अब शिप दोबारा से वापस उसी जगह पे पहुंचने में अब कुछ ही देरी बाकी है। यहां से अब सीधा पहुंचिए तो ये वैंकूवर आइलैंड है छोटा सा, ये मिलेगा भी आपको, कनाडा का है ये वैंकूवर। इसके अंदर जाने का रास्ता यहाँ जॉन डी फ्यूगा स्टेट है, जल संधि है ये। इनलार्ज करेंगे तो पता चलेगा। तो दो टर्म और याद कर लीजिए, एक जॉन डी फ्यूगा स्टेट और वैंकूवर द्वीपीय आइलैंड, है ना। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आ जाएंगे क्वीन चार्लोटे, क्वीन चार्लोट या क्वीन चार्लोटे, 5 लोटे नहीं 4 लोटे, क्वीन चार्लोटे आइलैंड ग्रुप्स है। फिर अलेक्जेंड्रिया आर्कीपेलागो भी है। आप सीधा पहुंचिए गल्फ ऑफ अलास्का, ये रीजन गल्फ ऑफ अलास्का का है पूरा, ये देख रहे हैं ऐसे। यहां पर एक कोडियाक आइलैंड है, कोडेक का कैमरा खूब चला, कोडियाक आइलैंड है, ठीक है, गल्फ ऑफ अलास्का के पास। और फिर यहां पे जाते हैं तो आप एल्यूशियन आइलैंड ग्रुप से, ये जितने भी डॉट 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 हैं ये एल्यूशियन आइलैंड ग्रुप है जो कि बेरिंग सी के पास है। तो ऐसे करके हम इसके चारों तरफ के लोकेशन को, फिजिकल लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। कुछ नहीं है, वेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही आमतौर पे पूछा गया है, जब कभी भी पूछा गया है कि ये आइलैंड या ये गल्फ या ये स्टेट या ये सी कहां पर लोकेटेड है, इतने ही आपसे पूछा जाता है। अगर ये जानकारी आपके पास रहती है तो आप आसानी से सवाल को कर देते हो, सवाल आसान होता है। नहीं होने पर आपके लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप इन सब को बेहतर तरीके से आप ब्लैंक मैप लें और ऐसे करके आप रफ करें, पहले खुद से बना लें, नहीं तो ऐसे ही मैप बना लें, बॉक्स बना लेंगे तब भी चल जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका है और इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे जो भी लोकेशन सर ने ये बताया है इसको आप करके देखिए।
2018 में ये पहला नॉर्थ अमेरिका का मैप, हमारा मैप यूट्यूब पे आया था वीडियो। उसके बाद अभी 8 साल बाद फिर दोबारा से मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ, वो व्हाइट बोर्ड और मार्कर पे। काफ़ी बेहतरीन उसमें भी समझाया गया है, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ नए तरीके से, और हो सकता है कि शायद पिक्चोरियल मेथड में आपके लिए बेहतर होगा, तो इसको हमने किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अब तक नॉर्थ अमेरिका में जितनी बातें हमने की है समझ में आया होगा, और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कभी इसको देखते हैं तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल आए होंगे। और मैं चाहूंगा कि आप जाकर के अभी चेक करें जब भी इसको पढ़ते हैं कि वर्ल्ड मैप से जो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे यूपी पीजीटी हो या यूपी के पीसीएस का एग्जाम हो, लेक्चरशिप का हो, या फिर यूपीएससी का पेपर हुआ हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, कोई भी कंपटीशन हो, या सबसे जो थियोरेटिकली और कॉन्सेप्चुअल एग्जाम होता है वो यूजीसी नेट का होता है, आप इन सब में जाकर के क्वेश्चन को जरूर देखें। इसके बाद हम लोग इसके इंटरनल जितने भी फीचर्स हैं उसके बारे में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बातचीत करेंगे, और एक एक करके कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, कौन कौन से प्लेट्यू यानी कि पर्वत पठार, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां यानी कि रिवर्स हैं, कौन कौन से लेक्स यानी कि झीलें हैं, और डेजर्ट, ये सब सारे लोकेशन पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।